Hello and welcome to another episode of Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsai, your host of the show. दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये एपिसोड कुछ अलग होने वाला है। ये शो सुनकर आपका ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। आजकल हर तरफ कुछ न कुछ न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आज किसी ने सुसाइड कर लिया, आज कोई किसी हादसे का शिकार हो गया या कोई डिप्रेशन में चला गया। So let me tell you guys, after listening to this show, you will start believing that depression नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे विनोद भाई और महेंद्र भाई के साथ। जो जज्बा और हिम्मत विनोद भाई और महेंद्र भाई ने ज़िंदगी के प्रति दिखाई है वो असाधारण ही नहीं बल्कि अविश्वसनीय है। It's simply commendable and hats off to these two super souls. And I hope all you guys out there listen to this podcast episode and get some motivation. इस शो के ज़रिए मैं अगर 5 लोगों को भी मोटिवेट कर पाया तो समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। और आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आप और आगे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो इस एपिसोड को सुनकर कुछ प्रेरित हों। तो चलिए सुनते हैं विनोद भाई और महेंद्र भाई की आगे की कहानी उनकी जुबानी। दिस इज विनोद रावत और आप मुझे सुन रहे हो ऑन कैंडिड टॉक्स विद भरत वी। हाय, दिस इज महेंद्र पितड़े और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन कैंडिड टॉक विद भरत वी। महेंद्र भाई, आपने बताया कैसे बॉम्ब ब्लास्ट में आप इस हादसे के शिकार हुए थे और उसके बाद फिर आप ने कैसे उससे बाहर उभरे। सो कैन यू प्लीज टेल आवर लिसनर्स हाउ यू जो आपकी जो जर्नी रही है उस हादसे के बाद आपने अपनी जर्नी को किस डायरेक्शन में करी, आपने कैसे अपने आप को उसको हैंडल किया उस सिचुएशन को। और जो आई थिंक यू आर आल्सो एसोसिएटेड विद फ्यू एनजीओज जो कि प्रोस्थेटिक ये लिम्स बनाते हैं जो ये तो आप उनके साथ कैसे एसोसिएट हुए और हाउ यू आर हेल्पिंग अदर पीपल इन दिस कॉज। आपकी बाइकिंग पे मैं लास्ट में आऊंगा बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो लास्ट में बात करूंगा आपसे और विनोद भाई से, बट उससे पहले आप थोड़ा हमें ये इस बारे में बताएं। जब भी मेरे साथ में 11 जुलाई को ये हादसा हुआ, हाँ जी। तो मुझे वो टाइम पे पता चला कि प्रोस्थेटिक आर्म मार्केट में है। हम लोग प्रोस्थेटिक आर्म यूज करके अपना लाइफ वापस पहले जैसा कर सकते हैं। ओके। सपोर्टिव आर्म भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, लेकिन मुझे तो उससे बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा। तो वो टाइम पे मैंने देखा कि प्रोस्थेटिक आर्म का प्राइस कम से कम चालू होता है 50,000 से लेके फिर तुम लोग लाखों के ऊपर कितना डालना है तुम्हारे ऊपर है। 50 माय गॉड, इतना हाई प्राइस होता है इसका? हाँ, हाई प्राइस है। और उसमें से बहुत सारे प्रोस्थेटिक मेकर ऐसे भी है जो आपके नीड के हिसाब से वो लोग आपको प्रोस्थेटिक बना के देने को तैयार है। ओके। उनके पास ये सब टेक्नोलॉजी है। तो मतलब आप जो मतलब स्पोर्ट्स में है तो आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको ऐसा पैर बना के देने को तैयार है। अगर आप कुछ शूटिंग कर रहे हैं, आर्चरी है, तो आपको वैसा हैंड भी वो लोग बना के देने के लिए तैयार है। अच्छा। लेकिन उसका प्राइस फिर करोड़ों के ऊपर भी जा सकता है। तो महेंद्र भाई एक बात बताइए, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब आम आदमी खुदा ना खास्ता अगर उनको कभी इस उससे गुजरना पड़े तो आम आदमी फिर इसको कैसे वो अफोर्ड कर पाएगा? अगर आप बिकॉज ये एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर किसी को ऐसा कुछ हादसा हुआ और उनको डेली अपना जीवन व्यतीत करने के लिए ऑब्वियसली दे विल नीड some support, this kind of a support. तो आम आदमी उसको कैसे अफोर्ड कर पाएगा? आम आदमी के लिए कोई ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कि उन्हें हेल्प करे इन सब चीजों को अवगत कराने के लिए, उनको प्रोवाइड कराने के लिए? गवर्नमेंट से कोई ऐसा कुछ उनको वो नहीं मिलता है क्या कि उनको कुछ एड मिले, इस टाइप से कुछ गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हो?
अभी शुरुआत में जब भी मेरे को भी इतना सब मालूम नहीं था, तो मैंने भी आम आदमी के जैसा ही 50,000 रुपए वाला हाथ मेरे को ये कंपनी ने फ्री दे दिया था वो टाइम पे। अच्छा। लेकिन मैंने शुरुआत में इससे मेरा काम चला दिया 1 साल तक, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इससे मैं उतना ऑपरेटिंग नहीं कर सकता, ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ जी। क्योंकि जो मेरा बोन था वो टच होता था सॉकेट को, तो उससे ओके। ज्यादा तकलीफ होती थी, मैं हाथ पूरी तरह से खोल नहीं पाता था। ओके। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ मालूम पड़ा कि बहुत सारे ट्रस्ट है अपने इधर मुंबई में या हाँ जी। मुंबई के बाहर भी है, और कुछ मुख्यमंत्री फंड से वगैरह भी इसके लिए कुछ पैसा मिलता है अपने को। अच्छा। लेकिन वो सब वो टाइम पे बहुत सारा R&D करने के बाद पता चला कि एक दो ट्रस्ट है, उनको हम लोग एप्लीकेशन देना पड़ता है कि भाई मुझे प्रोस्थेटिक आर्म चाहिए और उसकी प्राइस इतनी इतनी है, और मेरा बैंक का सब डिटेल भी उनको देना पड़ रहा है कि मेरा सैलरी 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो वो हाँ जी। मुझे प्रोस्थेटिक के लिए हेल्प करते हैं। ओके। तो शुरुआत में फिर मुझे पता चलने के बाद मैंने भी ऐसा ही सब चालू किया, क्योंकि मुझे जो मायो इलेक्ट्रिक आर्म चाहिए था, हाँ जी। जिसकी कीमत वो टाइम पे 6 लाख रुपए थी, वाओ। और वो टाइम पे मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए मतलब मेरे बस में नहीं थे, तो हाँ मैंने जी। मैकेनिकल आर्म वो टाइम पे लगाया था। ओके। लेकिन 1 साल होने के बाद एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था जिसमें जो भी विक्टिम्स थे हाँ ब्लास्ट जी। के, हाँ जी। उनका एक गेट टुगेदर रखा गया था। ओके। तो उसमें से कुछ लोग मुझे दिखे कि उनके पास हाथ है लेकिन वो सब मूवमेंट कर रहे हैं, जो ब्रेन ऑपरेटेड है, और अच्छा। उसकी प्राइस मतलब जैसा मैंने बताया 6 लाख रुपए है। तो हाँ मैंने जी। उनसे पूछा कि आपको किधर से मिला है करके ऐसा। हम्म। तो उसमें से मैंने देखा तो एक दो जन थे जो कस्टम ऑफिसर थे, तो उनकी सैलरी तो उतनी होती है, तो उनको कुछ फर्क नहीं गिरता उतना 6 लाख रुपए राइट डालने राइट। में। हाँ जी। वो टाइम पे मुझे एक दो प्रेस वाले मिले कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं था कि मेरा भी एक हाथ नहीं, क्योंकि मेरा हाथ वो टाइम पे ग्लोव जैसा था, जो नॉर्मल स्किन ग्लोव रहता है वैसा ही लग रहा था। ओके। तो बात करते करते उनको मालूम पड़ गया कि भाई इसका भी एक हाथ नहीं है, लेकिन बाकी के लोगों के जैसे इसका हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा है, हाँ। क्योंकि मेरा वो टाइम पे केबल ऑपरेट वाला बॉडी पावर आर्म था। तो अंडरस्टैंड। मुझे वो लोग ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो जब भी मैंने उनको बताया कि मैं आर्टिस्ट हूँ करके, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो तेरे को चाहिए, तो इससे तेरा तो सब काम हो सकता है करके। तो मैंने वो टाइम पे उनसे बोला कि नहीं भाई, मेरा तो बस की बात नहीं है इतना 6 लाख रुपए डालने की वगैरह। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि जो बहुत सारे ट्रस्ट है उसमें फिर मैंने एप्लीकेशन किया कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोस्थेटिक आर्म चाहिए, और उसकी प्राइस 6 लाख रुपए, और मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास मैकेनिकल आर्म है, लेकिन मैं उससे मेरा जो रोज का काम है उतना भी मेरे से नहीं हुआ जाता। अगर ये सेंसर वाला मिले तो हाँ जी। मेरा बहुत सारा काम आसान हो सकता है करके। ओके। तो फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर के जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने मेरे ऊपर कवर अप करना चालू किया कि भाई ऐसे ऐसे एक आर्टिस्ट है, उसका हाथ नहीं है, तो उसको हम लोग हाँ को जी। हाथ देना है। तो अगर किसी को भी कुछ भी करना है तो ये बैंक अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, डायरेक्ट ऑटोबॉक कंपनी में फंड जमा होता था वो टाइम पे। ओके। और न्यूज चैनल्स ने भी बहुत सारी हेल्प की वो टाइम पे। वो टाइम पे बॉम्बे में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के फोन मुझे आने चालू हो गए थे हाँ जी। कि मुझे आपको हेल्प करना है, तो हम लोग को कैसा करना है करके। तो मैंने उनको कंपनी का डायरेक्ट वो टाइम पे नंबर दिया था अकाउंट, वो लोग डायरेक्ट उसमें कैश जमा करते थे। और कंपनी ने वो टाइम पे मुझे बोला था जब भी आपका 50% अमाउंट रेडी हो जाएगा हाँ जी। तो हम लोग प्रोस्थेटिक के पार्ट्स मंगा देंगे जर्मनी से, और आपका हाथ आपको असेंबल करके देंगे। ओके। तो ऐसा करके मेरे पास कुछ 3 लाख रुपए जमा हुए थे, लेकिन Okay. उसके आगे की प्राइस कुछ आ ही नहीं रही थी किधर से। मैंने जो ट्रस्ट को एप्लीकेशन दिया था उनके पास से भी हम लोग, हमारे पास अभी फंड नहीं है, हमारे पास फंड आएगा तो हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, ऐसा करके आया था। तो उसी दरम्यान मेरे ख्याल से ब्लास्ट को कुछ 2 साल हो गए थे। तो वो Okay. टाइम पे मेरा एक इंटरव्यू लिया था कैलाश खेर ने। अच्छा। मुझे मालूम ही नहीं था कि आज तक पे मुझे बुलाया था, और स्टेशन पे मेरे को बोला कि आप आज ये करके गाड़ी आपको लेने के लिए आ जाएगा। ओके। मेरे साथ मैं एक मेरा दोस्त को लेके गया था। वो टाइम पे मैं इतना सिंगर्स लोग को या एक्टर्स लोग को इतना पहचानता नहीं था। तो एक ऐसे कोई बुटला जैसा आदमी ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, तो मेरा दोस्त बोला ये तो कैलाश खेर है, सिंगर है। हाँ। तो उसने मेरे लिए मतलब उसने अनाउंसमेंट किया था ट्रेन में ही, मतलब वीडियो चालू था, न्यूज था आज तक का वो टाइम पे कि Okay. ऐसे ऐसा महेंद्र करके लड़का है, वो आर्टिस्ट है, उसको एक हाथ की जरूरत है, उसकी प्राइस इतनी इतनी है करके। वो जब भी न्यूज फ्लैश आउट होने लगा दूसरे दिन सुबह से, हाँ जी। उस दिन से मतलब पूरा चेंज हो गया। जो लोग पैसा दे नहीं रहे थे ट्रस्ट वाले, उनका भी फोन आने का चालू हो गया कि आपको हम लोग कैश दे रहे करके, तो आप ओह। कैसा करना है क्या करके। और बाद में ये सिलसिला ऐसा ही रुका नहीं, 1 महीने तक चालू रहा। हाँ जी। और मुझे लास्ट में बताना पड़ा कि मेरा अमाउंट 6 लाख रुपया जमा हो गया, और अभी मुझे किसी भी
तरह का अमाउंट नहीं चाहिए। फिर भी मैंने मेरे दोस्त लोग से पूछा जो हाँ ऐसे जी। पीड़ित हो गए थे, जिनका हाथ और पैर नहीं था, हम्म। तो मैं बोला कि मेरे पास कुछ अमाउंट हो रहा है ट्रांसफर, तो मैं उनको कर सकता हूँ कि करेक्ट। मेरा तो अमाउंट हो गया रेडी, अभी हाँ जी। आपको चाहिए तो आप मेरे में से ले सकते हैं, मैं या वो लोगों को मैं आपके पास डाइवर्ट कर सकता हूँ करके। हम्म। तो ऐसा करके मुझे मायोलिट्री काम मिल गया, ओके ओके। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 6 लाख रुपए डाल सकता हूँ करके। मतलब बॉम्बे में हाँ वो हिसाब से दानशूर लोग बहुत है, मतलब सही चीज के लिए पैसा देना है तो डोनेट करने के लिए बहुत हाँ, लोग हैं। बहुत लोग हैं, बट वही है कि उनको उनके पास ये बात पहुंचाने की देर होती है, बस उनको एक सही तरीके से, एक सही माध्यम से उनके पास बात पहुंचाई जा सके। तो आई थिंक देयर आर मेनी पीपल हु आर रेडी टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प आउट पीपल। हाँ, तो मेरा भी ये ऐसा हुआ था कि मैंने 1 साल तक किसी को बताया ही नहीं था कि मेरा हाथ नहीं और मुझे कुछ ऐसा जरूरत है करके वगैरह ऐसा। तो आपको तो ये मिलने के बाद में फिर आप उनके साथ कैसे एसोसिएट हुए? फिर मतलब आई बिलीव यू आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद सम एनजीओज जो कि ये सब आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह ये प्रोवाइड कराती हैं, तो उनके साथ फिर एक्चुअली आप कैसे एसोसिएट हुए? जब भी पेपर में वगैरह डिक्लेयर हो गया कि इनको प्रोस्थेटिक आर्म मिल गया वगैरह, तो बहुत सारे लोग मेरे से मिलने आते थे कि आपका प्रोस्थेटिक आर्म कैसा चल रहा है, हमको भी चाहिए, तो आप मतलब इसका प्राइस वगैरह क्या रहता है। तो मैं प्राइस उनको बताता था तो वो लोग डर जाते थे कि भाई ये इतना में से नहीं हो रहा है। फिर ओके कुछ आईआईटी के स्टूडेंट लोग थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हम लोग प्रोस्थेटिक आर्म बना रहे हैं तो हमको आपकी हेल्प चाहिए करके। तो ओके। मुझे मैं बोला ठीक है मैं तैयार हूँ आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन आप ये चीज इंडिया के लिए बनाओगे जो कंफर्टेबल हो और नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी ले सकता है करके। क्योंकि मेरा जो प्रोस्थेटिक है वो मेड इन जर्मनी है, इसकी हाँ जी। प्राइस ही कम से कम 6 लाख से स्टार्ट हो रही है। हाँ जी। तो आप ऐसा कुछ निकालो कि इंडिया में नॉर्मल से आदमी भी इसे पहन के अपना लाइफ गुजार सके करके। तो ऐसा करके करके प्रोस्थेटिक रिसर्च डेवलपमेंट करते करते आज के तारीख में मेरे पास फ्रांस और रशिया, जर्मनी ऐसे ऐसे बड़े बड़े संस्था है कुछ, वो लोग हाँ मतलब जी। रिसर्च करते हैं तो मुझे यूज कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। मतलब एक डेमो करके मैं उनका काम करता हूँ, प्रोस्थेटिक में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको बताता हूँ, या प्रोस्थेटिक कैसा होना चाहिए, क्योंकि ओके। मुझे आज के तारीख में कम से कम 13 या 14 साल का एक्सपीरियंस है प्रोस्थेटिक यूज का। हाँ तो वो जी। लोग मुझसे फीडबैक मांगते रहते कि क्या करना चाहिए, डेवलप और क्या चाहिए, इंडिया में ओके। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोस्थेटिक लोग क्यों नहीं वापर रहे। तो वो सैंपल्स तो भी मैं आपको भेजते होंगे उसको टेस्ट करने के लिए कि हाँ इसमें क्या टेस्ट कमी करता हूँ। है, कैसे इसको फर्दर एनहांस किया जाए। बराबर है, ओके सही बात है। ओके, अमेजिंग। तो मयन भाई, इसके साथ साथ फिर आपने यू नो आप कई सारे फील्ड्स में आगे बढ़े। आपने क्रिकेट शुरू करा, शूटिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, यहाँ तक कि आप मैराथन वगैरह भी आप जाते हो। और उसके अलावा मैराथन तो छोड़ो, आप आपने बाइकिंग शुरू करी। तो आपका उस तरफ कैसे रुझान हुआ, उसमें आप कैसे घुसे, मतलब और वो फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया? हाउ डिड यू मैनेज टू डू बाइकिंग? बाइक राइडिंग मतलब हम लोग कॉलेज से था तभी से हम लोग बाइक राइड कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन प्रोफेशनल बाइक राइडिंग या ग्रुप के साथ बाइक राइडिंग कभी ऐसा किया नहीं था। हाँ जी। कॉलेज के जमाने में तो हम लोग स्लीपर डाल के बिना हेलमेट के हम लोग कहाँ जाते थे वो राइट। टाइम पे मतलब ऐसा ग्रुप्स वगैरह भी कुछ नहीं थे। फिर ऐसे ही हम लोग, जैसा आपने कहा कि क्रिकेट है, ट्रैकिंग है, तो ऐसे ही एक बार मैं ट्रैकिंग कर रहा था हाँ तो जी। मुझे विनोद दिखा वहां पे। हाँ जी। तो मैं बोला ये कुछ अलग दिख रहा है, चलो जरा इसके साथ बात करते जाके करके। ओके। तो मैंने विनोद से बात किया कि भाई ऐसा ऐसा पैर है तेरा, तू चढ़ सकेगा क्या ऊपर वगैरह? बोलता है हाँ चढ़ेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। तो ऐसे ही चढ़ते चढ़ते हम लोग चलते चलते बात कर रहे थे दोनों जन कि कैसा हुआ क्या हुआ, तो मेरे बारे में मैंने सब बताया वगैरह। तो विनोद ने मुझे बताया कि मैं रॉयल एनफील्ड चलाता हूँ करके ऐसा। अच्छा। मैं बोला ठीक है, मेरे पास भी रॉयल एनफील्ड है, मैं भी चलाता हूँ। अच्छा। तो ओके। विनोद को तो शुरुआत में यकीन नहीं है, बोलता है फेंकता है कुछ भी ऐसा करके। तो बोला अच्छा। मैं मीरा रोड में आके मिलता हूँ तेरे को एक बार, तो आ जाना फिर अपन बात करते मिल के वगैरह। ओके ओके। तो विनोद ने मुझे इंट्रोड्यूस किया रॉयल एनफील्ड ओनर के साथ में। हाँ जी। बॉम्बे में एक ग्रुप था रॉयल एनफील्ड ओनर, तो मेरा फर्स्ट राइड चालू हो गया बाइक राइड का उनके पास। ओके। तभी मुझे मालूम पड़ा कि प्रोफेशनल बाइक राइडर क्या रहते हैं, गियर्स क्या रहते हैं, हाँ जी। शूज कहाँ से लेना है, या बाइक का कुछ पार्ट्स है वो अपने को सस्ते में किधर से किधर मिलेगा। हाँ जी।
या कुछ सेफ्टी गियर्स क्या रहते हैं उस बारे में वो टाइम पे ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मालूम पड़ा। फिर धीरे धीरे राइड चलोगी तभी सब मालूम पड़ा कि भाई हम लोग पहले तो बहुत केयरलेस थे, अभी केयर करना चाहिए। फिर सब बस वगैरह लेना चालू किया और मालूम पड़ा कि अभी ये बाइक राइडिंग क्या है। और बाइक ग्रुप ज्वाइन किया तो मेरा पहला जब भी मैंने राइड किया तभी मेरे पास खुद का बाइक भी नहीं था। तभी मेरा एक स्कूल फ्रेंड था समीर करके, मैं उसका बाइक लेके मांगने के लिए जाता था कि भाई मेरे को थोड़ा बाइक दे, मेरे को जाना है करके। और उसको ये चीज मालूम है कि ये प्रोस्थेटिक आर्म वापरता है करके, लेकिन उसको मेरे ऊपर इतना भरोसा था कि ये चला सकता है करके। अच्छा। तो मैंने उसके पास से पहला जब भी चाबी लिया तो बोलता तू लेके जा गाड़ी। तो मैं मैकेनिक को लेके गया, तो मैकेनिक को मैंने बोला कि इसका क्लच है ना लेफ्ट से राइट कर देना। अच्छा। तो मैकेनिक बोला कि ऐसा थोड़ी होता है क्लच लेफ्ट से राइट वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मतलब तू कर दे, अगर नहीं जमा ना तो तू वापस राइट से लेफ्ट कर दे। अच्छा। तो उसने मेरे को 5 मिनट के अंदर क्लच लेफ्ट से राइट करके दिया, मैंने किक मारा और मेरे घर पे गाड़ी लेके आया। फिर शुरुआत में जब भी मतलब एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं पहली बार रॉयल एनफील्ड चलाया तो मुझे लगा कि मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि क्लच कभी भी फट करके छूट गया। एक ही हाथ से क्लच देना, एक्सीलेटर देना और फ्रंट ब्रेक देना, ये इतना मुश्किल था कि कभी कभी हाथ सटक जाता था क्लच पे से। तो बेसिकली आपने क्लच और फ्रंट ब्रेक दोनों राइट साइड में ही कराए? हाँ, दोनों बाइक में वैसे ही है, यामा और बुलेट में दोनों में वैसे। ओके। तो वो दोस्त ने वो टाइम पे मुझे, मैं कभी भी उसके पास जाता था तो वो चाबी रेडी रखता था, अच्छा तेरा संडे है ना, कल तो तेरा राइड चल रहा है उसके पास। फिर मैंने धीरे धीरे अपना खुद का बाइक लिया। फिर जो भी है अपना लोकल राइड रहते हैं 15 अगस्त, ये बहुत सारा कोच के लिए राइड किए। अमेजिंग। और बाकी मेरे हिसाब से लद्दाख तो अभी बाकी है मेरा, मैंने किया नहीं है। और मेरा ऑफिस ऐसा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण मुझे इतना छुट्टी नहीं मिलता है। तो सैटरडे संडे जो भी रहता है और बाकी 3-4 दिन का कुछ राइड रहता है तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। लेकिन अभी लद्दाख करना है, ये साल तो नहीं लेकिन अगले साल करना है। बिल्कुल करेंगे, इकट्ठे करेंगे। जरूर। वेरी नाइस। दिस विनोद रावत और आप मुझे सुन रहे हो ऑन कैंडिड टॉक्स विद भरत वी। हाय, दिस इज महेंद्र पितळे और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन कैंडिड टॉक विद भरत वी। सो विनोद भाई आपके पास वापस से आते हैं। आप MTV रोडीज सीजन 2 में भी आप सेलेक्ट हुए थे, आई थिंक 2005 में। एंड देन उसके अलावा फिर आप भी बहुत ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जैसे ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग टू फोर्ट्स। आपने पूरा शायदरी रेंज पूरा ट्रैक करा हुआ है। मुंबई मैराथन आप रन करते हैं। उसके अलावा आप साइक्लोथन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आपने आई थिंक हिमालयन ट्रैक भी आपने किया हुआ है, विच वाज हाई एल्टीट्यूड हिमालयन ट्रैक, एंड आई थिंक दैट वाज समवेयर in 2010 I believe. 2010, and उसके बाद फिर you were also awarded with multiple awards in future उसके बाद मतलब, and you also became first one-legged person to go blindfolded on bullet at Hampi in 2013. तो इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले आप हमें ये अपने सारे एक्सपीडिशंस और अपना MTV रोडीज का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? वेल, थैंक यू वेरी मच। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज, ये आपके ऊपर होता है कि आप किस रीति से अपने जीवन को देखते हैं। जैसे महेंद्र भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि वो मुझे एक ट्रैकिंग में मिले थे। और जैसे उन्होंने मुझे देखा कि अलग लड़का है, मैंने भी उनको जब देखा, उनकी बातें सुनी, तो मुझे लगा कि ये बंदा कुछ अलग हिसाब का है, कुछ अलग जोश है उसमें। एंड दैट्स हाउ हम लोग जुड़ गए। शायद भाई बोलने को भूल गए, टुडे महेंद्र पितले इज प्रेसिडेंट फॉर द क्लब वी आर रनिंग कॉल्ड कॉन्वॉय कंट्रोल क्लब। वाओ, ओह अच्छा, ये आपने बताया नहीं महेंद्र भाई। तो महेंद्र भाई शायद भूल गए, शायद ही इज नॉट यूज्ड टू गो डू इंटरव्यूज एंड ऑल। मेरे ख्याल से पहला इंटरव्यू है महेंद्र भाई का। और बहुत कम बोलते हैं, मैं सुनकर उनको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ही इज टॉकिंग गुड, वेरी गुड।
बिकॉज हम लोग ने बहुत सारे स्टेज शेयर किए साथ में, जहाँ पे Okay. हमेशा मुझे माइंड आगे को पुश करता है, भाई तू बोल बोलने का पार्ट तेरा है। ओके ओके और मैं बातों नहीं कछवाऊं। वेल सर, जो अचीवमेंट्स आज हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं वो सब हाँ जी वाव, उसको देखकर मुझे वाव बोलना आता है, हाँ जी क्योंकि इट वाज नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी पॉसिबल। एक सोचने के लिए, अगर किसी को जैसे मैंने बोला कि मैं बाइक जी। चलाता हूँ, तो मैं एक बाइकर हूँ, एक डिसेबल बाइकर हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या चैलेंजेस है। तो उनका हाथ था, तो मैं सोचा यार कोई बहुत सारे लोग मिलते मुझे, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो मैंने महीन को बुलाया भी था बकायदा हाँ जी मीरा रोड में कि भाई आपका बाइक लेके उधर आ जाना, मैं देखना चाहता हूँ। और ही Okay. डेफिनेटली ही केम ऑन हिज यामा। और तभी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस बाबा, ये आदमी सच में बोल बच्चन नहीं है, सच में करने वाला इंसान है। सच में बाइक तो चला वैसे सकते हैं ही बाइकर है। एंड वैसे ही शुरुआत हमारी भी हुई थी। मैंने भी जब मेरा पैर आर्टिफिशियल हाँ मिला, बचपन से ही जैसे मुझे समझ आई थोड़ी 10 12 15 साल की उम्र में, हाँ तो जी मेरे इधर से एक बाइक हमेशा गुजरती थी, और हम्म। वो बाइक एक इंस्पेक्टर लाता था। और उस अच्छा बाइक की साउंड है ना सर, डुक 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 डुक, बहुत प्यारी साउंड है, और एकदम मस्त स्लो मोशन में जाता था, फुल स्टाइल मार के सर टोपी। एंड अच्छा दैट इंस्पेक्टर इज टू लुक लाइक विनोद खन्ना। अच्छा अब उस समय बचपन में ना, हाँ बचपन में पता नहीं था कि इस बाइक को क्या बोलते, बट वो ओके साउंड इतना प्यारा था कि हर कोई, मेरे जो मोहल्ले के दोस्त लोग थे ना, जो हाँ मेरे जी करीबी, तो मैं हाँ उनको जी बोलता था मैं बड़ा होएगा ना यही बाइक खरीदेगा, बड़ा होएगा ना ओके यही बाइक खरीदेगा। कि ड्रीम कम्स ट्रू। जैसे ही बड़ा हुआ समझ आए, और मालूम पड़ा कि इस बाइक को बोलते हैं बुलेट, रॉयल अच्छा एनफील्ड। ओके अभी तो नॉर्मल आ गए, पहले तो उल्टा साइड गियर था सब, हाँ जो जी कि हाँ आज जी भी मेरे पास है। अच्छा तो वेल, ये सब अचीवमेंट्स पहले से ही सपना था सर, ये हम्म। मेरा ड्रीम था। और जैसे मुझे पैर मिला हाँ जी 1997, जब मैं करीबन 25 26 साल का था, हम्म। उस दौरान मुझे जब पैर मिला, तो पहला 3 घंटे में मैंने साइकिलिंग करने सीखा। ओके सो यू नो व्हाट, मेरे जो भी सपने थे जैसे पैर मिलने के बाद बोलते हैं ना, मेरी जिंदगी सिर्फ चलने नहीं लगी, हाँ मेरी जी जिंदगी उड़ने दौड़ने लगे लगी। दौड़ने लगे जस्ट विद इन दिस 20 years, मैंने जो भी किया अचीवमेंट सर, वो मेरे बचपन के सपने थे। आज मैं 46 हूँ, आज भी वो सब खेल कूद में भाग लेता हाँ हूँ। जी मैं नेशनल फेंसिंग प्लेयर हूँ, हाँ जी तलवारबाजी करता हूँ, वाह और नेशनल ओके मेडल जीता हूँ मैंने। और बास्केटबॉल, हमारे जो पैरा ओलंपिक के लिए हाँ जी बास्केटबॉल खेलता हूँ, हाँ जी और उसमें बहुत एनर्जी लगता है बास्केटबॉल में, और हम लोग व्हीलचेयर में खेलते हैं सर। तो आप सोचो कि आप 2 पैर वाले जो बास्केटबॉल खेलते हैं ऐसा, हाँ जी उसमें और व्हीलचेयर चलाकर खेलने में डबल एनर्जी आपको देना पड़ता है। करेक्ट या सो दिस ऑल थिंग्स वी डू, ये सब अंदर से सर, भूख था, बचपन की भूख थी। राइट जैसे आपने बोला ना ये सब अचीवमेंट कैसे किया, हाँ जी पहाड़ चढ़ने का कारण ये था सर कि मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हाँ हूँ, जी पौड़ी गढ़वाल से, उत्तराखंड। तो बचपन से मुझे कहा गया था कि मेरा जो गांव है, वो 2 पहाड़ क्रॉस करने के बाद तीसरे पहाड़ पर मेरा घर है। ओके तो फॉर टेकिंग मी टू नेटिव प्लेस इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज तुम बैसाखी से चलते हो। हाँ जी तो इनडायरेक्टली उनका बोलने का रीजन यही था कि तुम अपंग हो, तुम ये सब कोशिश हाँ मत जी करो और नहीं कर ओके पाओगे। सो ओके दैट वाज द रीजन, वो एक जिद थी कि नहीं, मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ चढ़ूंगा। तो इसी चढ़ूंगा के लिए सह्याद्री रेंज में, और डेफिनेटली जब मैंने करना दिखाया, आई मेड हाँ इट जी पॉसिबल, तो ओके लोग ने सपोर्ट किया। जैसे मयन भाई ने जैसे कहा हाँ कि जी उनके उनके मांगने से पहले उनका दोस्त सैटरडे को बाइक रेडी कर देते थे, क्लच हाँ जी शिफ्टिंग कर कर, हाँ कि हाँ भाई तेरा राइड रहेगा, लेके जा। सो नाउ पीपल आर देयर, लोग अभी खड़े हुए हैं, लोग हमारे लिए आ रहे हैं आगे कि चलो आई भाई थिंक हम आजकल तुम्हारे साथ। थोड़ा जागरूकता थोड़ा ज्यादा आ गई है, पहले जमाने में उसका शायद कारण इतना इतना नहीं था उसका कारण है सर, अगर आप हिस्ट्री को देखिएगा 5 साल पहले, हाँ जी अब ये 5 साल के पीरियड के अंदर, अगर आप ओलंपिक गोल्ड मेडल देखोगे और हाँ जी गूगल सर्च मारेंगे, गूगल बाबा हाँ है, जी हाँ जी जितना एबल बॉडीज ने मेडल ने लाया जीत कर, उतना डिसेबल एग्जैक्टली लोगों ने जीत कर एग्जैक्टली लाया। सो लाइक स्पेशली स्पेशली एबल्ड लोगों ने लाया सॉरी, स्पेशली एबल लोगों हाँ ने, जी आई एम सॉरी। या एंड या दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल, कि पहले लोग नाम रखेंगे, हाँ फर्स्ट दे जी विल लाफ ऑन यू, करेक्ट देन दे विल स्टार्ट कॉपिंग यू। कॉपिंग तो यू यही होता है नेवर गिविंग अप स्पिरिट, कि डोंट गिव अप, कि आप राइट करते रहो आगे। तो वही मैंने किया। मैंने शुरुआत में अकेला शुरू किया था, हाँ जी बाद में फिर ऐसे करते करते पहाड़ चढ़ना, साइकिल चढ़ना। अच्छा, सह्याद्री के पहाड़ तो चढ़ लिए। हाँ जी कलसुबाई नामक सह्याद्री में सबसे हाईएस्ट पीक है, हाँ जी हाँ जो जी नासिक में। तो हम लोग तो हर साल, पिछले 9 साल से मैं एक्सपीडिशन लेके, मैं मतलब मेरी टीम, मेरा वो ओके सपना है, हर साल हम डिसेबल स्पेशली एबल लोग को, सॉरी, हाँ जी वहां ओके लेकर जाते हैं। एंड ओके नो वन इज प्रोफेशनल माउंटेनियर, नो वन इज प्रोफेशनल क्लाइमर। ओके सिर्फ उन लोग बोलते हैं विनोद भाई हमको भी आना है, अच्छा हमको भी करना है। ओके उनका सिर्फ विलिंगनेस, हाँ और हम जी उनके सपनों को साकार करते हैं, जैसे मेरा अमेजिंग सपना पूरा। एंड तो दैट इज हाउ। विनोद भाई बीच में मैं एक सॉरी आपको जी जी थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा जी आपने बोला कि यू नो जब मेरे को मेरा ये पैर मिला तो मेरी जिंदगी जो है दौड़ने लगी तो ये आपको जो पैर मिला था आई थिंक यू गॉट इट फ्रॉम जयपुर फुट
राइट, जी जो संस्था है उनसे आपको मिला, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि आप उनसे मिला फिर आपने वही यूज कर रहे हैं या फर्दर आई थिंक आपने फर्दर और एनहांस्ड फूड भी लिया किसी और संस्था से, तो उसके जी बारे में थोड़ा सा बताएंगे, एंड उसके बाद आप उसके साथ कैसे जुड़े और आप बाकी लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं? जी। तो जैसे मुझे पैर मिला, इससे पहले जितने बार मैं ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेटिक कंपनीज में जाता था हाँ जी, पैर हाँ जी, बनाने के लिए, तो मेरा जो, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरा जो ऑपरेशन, जो एम्पूटी पार्ट जो किया था, वो Right. देखकर ही डॉक्टर के चेहरे में ना एकदम, जो पैर बने उनका चेहरा एकदम अलग हो जाता था, एकदम ऐसे करते थे, मतलब हाँ जी, यू नो समथिंग वेरी वियर्ड दे हैव सीन। हम्म, और वो लोग कर्स करते थे, बोले किस डॉक्टर ने आपका पैर ऐसे काटा है? तो ओके, बोला भैया ऐसे पैर तो बन नहीं सकता वापस आपका। हम्म, तो मुझे बहुत दुख होता था। विद दैट स्मॉल होप, हमेशा मैं जैसे बाइबल पढ़ता हूँ, वहां पे लिखा है कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के समान हो, इफ यू हैव ए फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड, हाँ यू जी, कैन मूव द माउंटेन। आप उस पहाड़ को बोलो ढल जाएगा। और मेरे लिए ये पहाड़, मेरे को पैर मिलना है, बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा चैलेंज था। दैट मॉर्निंग विद दैट फेथ, मुझे किसी ने बताया रास्ते में चलते हुए, जब बैसाखी से चल रहा था, हाँ एक जी, बंदे ने बोला भाई साहब आप जयपुर फूड क्यों नहीं ट्राई करते? मेरे लिए वो नाम बड़ा कठिन था, बड़ा नया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि महेंद्र भाई जैसे एक्सप्लोर करके फाइंड आउट कर लेते किधर क्या मिल रहा है, किधर क्या। मैं टेक्निकल में नहीं हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं किया अपन ने, तो मुझे पता नहीं किधर क्या मिलता है। तो मगर उस व्यक्ति ने बताया, मुंबई में परेल नामक जगह है, केम हाँ जी, हॉस्पिटल में, हाँ वहाँ जी, एक ब्रांच है, वहाँ पर फ्री में पैर मिलता है ऐसे बोला। मैं उस ओके, आशा से उस सुबह चले गया सर। हाँ जी, 10 बजे मैंने एंट्री किया विद माई क्रचेस, बैसाखी के साथ। और बेचारा बेचारा कर कर ऐसे लोग बोलते थे। जैसे अंदर घुसा, उन्होंने पैर देखा, दे टोल्ड मी वन वर्ड, और जो हाँ कि जी, मेरे लिए बहुत ही ब्लेसेड था वर्ड। बोला साहब हम कोशिश करेंगे। ये जो ओके, कोशिश वर्ड था, वो एक विश्वास था राय के दाने के समान मेरे लिए। हाँ जी, दैट वाज अ फेथ कि यस हो जाएगा। हो एंड विद दैट जाएगा, स्ट्रांग फेथ, विद दैट स्ट्रांग बिलीफ, मैं वहां बैठा रहा डट कर, एक विश्वास के साथ। पॉजिटिव थॉट्स जरूरी है, ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आपने मन में राइट, सोच लिया हो जाएगा तो हो जाएगा। करेक्ट, एंड दैट्स व्हाट, मैं बैठा था, और शाम को 5 बजे उन लोग एक पैर लेके मेरे को दिए, बोला ओके, साहब पहनो। सर मेरे को आज तक याद है एक एक बातें। मेरे को खुशी होता है बोलने के लिए, हाँ बिलीव जी, मी, कि मैंने वो पैर पहना, और हम्म, पहनते ही मैंने जो पहला कदम रखा, वाह, मेरी जिंदगी का बचपन से आप अपने पैर में पैरों पे चला, खड़े हुए पैरों पे खड़े हुए मैं चला, बहुत खुशी खुशी मैं और वहां बिना से किसी निकला। सपोर्ट के, आपको कुछ सपोर्ट बिना की किसी जरूरत नहीं सपोर्ट पड़ी, के, बिना किसी वाह, आज 24 साल सर हो गए, आज बैसाखी का अमेजिंग, सहारा नहीं लिया। वो बैसाखी मैंने वहीं फेंक दिया। और देखो कुदरत का करिश्मा कैसा है, हाँ कि जी, अगर आप डिटरमिन हो आपके हम्म, आपके प्रोफेशन के प्रति, आपके प्रेम के प्रति, आपके स्पोर्ट्स के प्रति, हाँ आपके जी, प्रति, तो डेफिनेटली लाइफ विल टेक यू वे अपार्ट। आपको कहीं लेके, कहाँ लेके जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, वहां तक लेके जाएगा। ठीक है, मैं वही बंदा था उसी संस्था में, वहां पर मैं चल के गया एक कदम। हाँ जी, जैसे मैं बाहर गया, 3 घंटे में मैंने साइकिल चलाने सीखा। वाह, मैंने फिर मेरे जो सपने थे एडवेंचर स्पोर्ट्स करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करता था सर, तो मेरा नाम पेपर में आता था, जयपुर फुट यूजर विनोद रावत हाँ रनिंग जी, मैराथन। तो ये जयपुर आप फुट यूजर किस एज की बात कर रहे हैं जब आपको ये 27 जयपुर, 27 तो 27 की उम्र में सर। 27 साल की उम्र में छब्बीस आपको फिर सत्ताईस ये मिला, 26 27 ओके, या ओके, 26 27। सो आई डिक्लेयर माई सेल्फ आई एम नो मोर हैंडीकैप। मैं अपंग नहीं हूँ, मैं हाँ जी, दिव्यांग नहीं हूँ, हाँ मैं जी, हैंडसम हूँ। हाँ एंड आई जी, स्टार्टेड लुकिंग माई ऑब्वियसली सेल्फ, यू आर हैंडसम, एंड वो बिलीफ फैक्टर बोलते हैं ना, बिलीफ हाँ जी, फैक्टर, हाँ विश्वास जी, करना शुरू किया। एंड या, दैट वाज द रीजन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर एमटीवी रोडीज, जैसे रियलिटी अमेजिंग, शो है, हाँ जी, जिसमें ऐसे वैसे किसको लेते नहीं है। अपार्ट करेक्ट, फ्रॉम माई डिसेबिलिटी, दे हैव सीन समथिंग कि ये लड़के के अंदर क्वालिटी है। हाँ आई जी, बिल्ड दैट क्वालिटी, मेरे अंदर उन चीजों को बनाया। आई ग्रेजुएटेड माई सेल्फ बाय ओवरकमिंग चैलेंजेस। ओके, हम बोलते ना, मैंने ग्रेजुएट अपने आप को पढ़ाई लिखाई में नहीं किया, बट ओवरकमिंग चैलेंजेस आई हैव ग्रेजुएटेड माई सेल्फ, बिलीव मी। और आज उन सब लोगों को, यही बात लोगों को मैं समाज में भी बोलता हूँ, हाँ कि जी, आप ऐसे उटपटांग हरकतें मत करो यार। मरना सॉल्यूशन नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट एग्जैक्टली, आए या, दिने हाँ जी, हादसा सुनते हम लोग। या, वो सब करने से पहले 10 मिनट मेरे को या महेंद्र को, या हमारे हीरोज बोलते हैं हम लोग हाँ C3 के, जी, आप हाँ हम जी, लोग को मिलो, 5 मिनट हमारे साथ बैठो, आपको जीने का तरीका, रवैया बदल जाएगा यार। और यही चीज हुआ, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना शुरू किया। और हर जगह पेपर में मैं डेफिनेटली, आप जिस जिस डॉक्टर ने आपका अच्छा इलाज किया, तो आप उसी का प्रमोट करोगे सब जगह। राइट, तो आई स्टार्टेड प्रमोटिंग जयपुर फूड हाँ जी, एंड कन्विंसिंग, जहाँ भी जाता था लोगों को बताना शुरू किया। एंड दैट ओके, इज हाउ वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जयपुर फूड, एंड दे सेड विनोद यू विल बी आवर ब्रांड एम्बेसडर। और उन्होंने सुधा चंद्रन के बाद मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाँ एंड जी, नॉट ओनली ब्रांड एम्बेसडर, आज पिछले 2.5 साल से मैं उनके लिए फुल टाइम कर रहा हूँ। और उन सब लोगों से
के पास जाता हूँ, जो लोग मेरे जैसे पीड़ित है, जिनके जीवन में छोटी सी एक होप है कहीं तो मन में कि पैर मिलेगा और उस पैर के सारे हम चलेंगे। जहाँ भी जाते हैं हम लोग, मैं क्रॉस कंट्री अलग अलग देशों में हम लोग जाते हैं, सॉरी अलग अलग शहरों में हम जाते हैं हिंदुस्तान के, अलग अलग जैसे गढ़चिरौली जैसे जगह में भी जाते हैं जहाँ नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे जो भी जाके लोगों को हमने पैर बना कर दिया है और लोगों को बोलता हूँ कि मैं चल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं चल सकते। तो वो एक होप, लोग जब मुझे देखते हैं, अरे भाई ये साइकिल चला रहा है, भाई बाइक चला रहा है, तो वो सब चीजें से उनको बहुत आशा मिलता है। तो ये सब चीजें बाइक जब आपने बाइक चलाना शुरू किया तो उसके बाद सबसे पहली राइड आपकी कौन सी थी, लंबी राइड? सर जैसे महेंद्र ने कहा थोड़ी देर पहले कि उन दिनों हमें नहीं पता था कि किसको ग्रुप बोलते हैं, क्लब किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सो रॉयल एनफील्ड बुलेट मेरा पहला बाइक था। उससे पहले मैंने एक 110cc कवासाकी कैलिबर लिया था, बट दैट आई वाज राइडिंग ऑन द सिटी ओनली। बट जो सपना जो बचपन का था डुगडुग, तो वो डुगडुग मेरे पास 2000 में आई, ईयर 2000, एंड माय फर्स्ट एंड बिगेस्ट लॉन्गेस्ट राइड वाज मुंबई टू शिलोंग। जी वाओ, तो वो कहानी अलग है, वो कहानी अलग है। मेरा बेटा मेरे बाजू में बैठा है तो वो थोड़ा अलग है। सो वो शिलोंग का जो शब्द मैं एकदम सुनता हूँ ना तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं, बिकॉज मेरा पूरा बचपन शिलोंग में बीता है। मैंने अपनी पढ़ाई शिलोंग से करी है, तो शिलोंग जो है एक इट्स अ सेकंड होम फॉर मी बेसिकली। तो पूरी यादें मेरी ताजा हो जाती है। काश मेरा भी होता था, पर कुछ कारण से वो रिश्ता जुड़ नहीं पाया। नहीं, बट that was the reason I went to Shillong to impress someone there. Okay, I understand. वो फिर हम कभी और बात करेंगे। जी जरूर। Okay. So that was my longest ride. और उसके अलावा फिर मैं बाकी मुंबई पुणे ये तो कॉमन था उसके लिए। फिर तो आपने लद्दाख का कभी किया? आप मेरे ख्याल से जब आपने लद्दाख किया था और आपने मुंबई टू मुंबई किया था मेरे ख्याल से। जी। हाँ जी। तो ये थे विनोद रावत और महेंद्र पिटले, टू अमेजिंग करेजियस पर्सनालिटीज who overcame their setbacks and made them their strengths. Well, कहानी अभी बाकी है दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, बातों का सिलसिला जारी रहेगा अगले एपिसोड में विद विनोद रावत एंड महेंद्र पिटले। हम जानेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबानी। स्टे होम, स्टे सेफ। दिस इज भरत वत्सा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। दुआ में याद रखना। जय हिंद।